प्रेरणा कमली का रहस्य जानने के लिए अरण्य ग्राम के जंगलों में है और अभी अभी उसे निशिडाक पेड़ पर उल्टे लटके हुए दिखाई देती है। प्रेरणा घबराकर झाड़ियों के पीछे छिप जाती है और निशिडाक अभी भी पेड़ पर लटकी हुई है। तभी प्रेरणा के पैर में एक कांटा चुभ जाता है। प्रेरणा का ध्यान भटक जाता है। वो कांटा निकालने के लिए नीचे झुकती है। तभी प्रेरणा की आंख से आंसू टपकने लगते हैं। प्रेरणा जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर फिर ऊपर उठती है, लेकिन प्रेरणा देखती है कि निशिडाक अब वहां नहीं है। प्रेरणा आश्चर्य में पड़ जाती है। अब वो धीरे धीरे से झाड़ी से झांकती है और नजरें घुमाकर इधर उधर देखती है, लेकिन निशिडाक अब किसी भी पेड़ पर दिखाई नहीं देती। प्रेरणा अब चुपके से बाहर निकलती है और दौड़कर आगे देखती है, लेकिन निशिडाक गायब हो चुकी होती है। प्रेरणा हैरानी से कहती है, आखिर ये निशिडाक गई तो गई कहां? वो अचानक ऐसे कैसे गायब हो सकती है? पर निशिडाक जहां भी गई होगी वो फिर जरूर आएगी। प्रेरणा जंगल का हर पेड़ गौर से देखती है। तभी अचानक प्रेरणा को कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। प्रेरणा देखती है कि एक बड़े पेड़ से खून की धारा बह रही है। वो ये देखकर डर जाती है। वो सतर्क होने के लिए आसपास निगाहें जमाती है, लेकिन जैसे ही वो उस पेड़ के ऊपर देखती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। पेड़ पर खून से कुछ लिखा हुआ है जो अंधेरे में ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। प्रेरणा अपने हाथों को घुमाकर मन में कुछ मंत्र पढ़ती है और हाथ में एक गोलाकार रोशनी जल जाती है। प्रेरणा उस रोशनी को पेड़ के आगे करती है और पेड़ पर लिखा पढ़ती है, तैयार हो जाओ, अब जो होने वाला है वो तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये पढ़ते ही प्रेरणा की सांस फूलने लगती है। घबराहट के मारे उसकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है। प्रेरणा खुद को एकदम से संभाल नहीं पाती और जमीन पर बैठ जाती है। तभी प्रेरणा थोड़ी शांत हो जाती है और पेड़ पर लिखा समझने की कोशिश करती है और सोचती है, आखिर ये किसने लिखा होगा? अगर निशिडाक ने लिखा है तो निशिडाक मुझसे क्या चाहती है? आखिर ये निशिडाक है कौन? और प्रेरणा कुछ सोचती है और फिर वहां से उठकर वापस आश्रम चली जाती है। और रास्ते भर प्रेरणा यही सोच में पड़ी रहती है कि आखिर निशिडाक से मेरी क्या दुश्मनी है? वो इस संदेश से क्या कहना चाहती है? आगे क्या होने वाला है? कहीं आश्रम को कोई खतरा तो नहीं? यही सब सोचते हुए प्रेरणा आश्रम तक आ जाती है। इधर अपने कक्ष में शौर्य बेचैन हो जाता है। उसका मन नहीं लगता। वो रुद्र से पूछता है, यार रुद्र, जब आपको प्रेम होता है तो कैसा लगता है? रुद्र अभी किसी और सोच में डूबा हुआ है, इसीलिए कुछ जवाब नहीं देता। लेकिन शौर्य फिर उससे पूछता है, रुद्र सुनो ना, बताओ भी, जब तुम्हें प्यार हुआ था तो कैसा महसूस हुआ था? रुद्र कहता है, शौर्य प्लीज अब ये मत कहना कि तुम्हें उस जंगल वाली लड़की से प्यार हो गया है। अभी हमें एक मिशन पर जाना है, उसके बारे में सोचो। शौर्य झिड़कते हुए रुद्र को कहता है, यार तुम ना तो अपना आइडिया बता रहे हो, ना ही तुम मेरे सवालों का जवाब दे रहे हो। मैं करूं तो क्या करूं? रुद्र फिर चिढ़कर कहता है, भगवान के लिए तुम बस चुप रहो। शौर्य फिर भी आगे कहता है, बस यही तो नहीं हो पाता। अच्छा तुम अपने आइडिया के बारे में बताओ, मैं कुछ तैयारी कर लूंगा। तब रुद्र अपना आइडिया शौर्य को बताता है। रुद्र कहता है, तुझे याद है कमली ने उस दिन निर्वाणा भवन में क्या कहा था? शौर्य कहता है, हाँ यही कि किसी ने भी उसका आदेश नहीं माना, उसका काम तमाम कर देगी। रुद्र फिर चिढ़कर कहता है, अरे वो नहीं यार, कमली ने वादा किया था कि कल निर्वाणा भवन में तुरुक्षणियों का अंत किया जाएगा, वो भी गांव वालों के सामने। तो सोच कितना बड़ा मौका है। शौर्य फिर कहता है, हाँ कल मौका तो बहुत बड़ा है। गांव वालों को पता लग जाएगा कि कमली काम की है या नहीं।
रुद्र शौर्य से बुरी तरह खींच जाता है और फिर शौर्य को चिढ़ते हुए कहता है, यार तू अपनी लड़की के बारे में ही सोच, वही ठीक रहेगा, बाकी मैं कर लूंगा। रुद्र को इस तरह चिढ़ता हुआ देख शौर्य उसे मनाने लग जाता है। शौर्य कहता है, अरे नहीं यार मेरे देवदास, तू अपनी बता, मैं अब बीच में नहीं बोलूंगा, तू पूरी बात बता। रुद्र मान जाता है और फिर कहता है, ठीक है, ध्यान से सुन। कल जब निर्वाणा भवन में तुरुक्षणियों के अंत के लिए सभा बैठेगी, तब भवन में बहुत भीड़ होगी और चहल पहल भी होगी, तो यही एक बढ़िया मौका है, हम भवन में घुस जाएंगे और फिर। तभी रुद्र मुस्कुराते हुए खुशी से शौर्य का चेहरा देखता है। शौर्य अपने दोस्त को खुश देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है, चलो मेरा दोस्त किसी बहाने से मुस्कुराया तो सही। ये सुनकर रुद्र की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं, तो शौर्य कहता है, अरे अरे मैंने तो मुस्कुराने को कहा था, ये सब इमोशनल ड्रामा तुम पर सूट नहीं करता यार। फिर दोनों हंसने लग जाते हैं। तभी रुद्र शौर्य के कान में कुछ कहता है, जिसे सुनकर शौर्य को सब समझ आ जाता है और दोनों हाथ मिलाते हैं। आधी रात का वक्त है। प्रेरणा निशिडाक से सामना होने के बाद आश्रम लौट आई है और जंगल से आकर अपने कक्ष में सो रही है। तभी प्रेरणा अचानक चौंक कर उठ जाती है। उसे कहीं दूर से पायल की आवाज आती है। प्रेरणा उस आवाज को ध्यान से सुनती है तो उसे लगता है जैसे उसके कक्ष के बाहर कोई आश्रम में घूम रहा है। आश्रम में किसी मुसीबत के बारे में सोचकर प्रेरणा का गला सूखने लग जाता है और थोड़ी देर में प्रेरणा पसीने में भीग जाती है। पायल की आवाज बंद ना होते देख प्रेरणा हिम्मत करके अपने कक्ष का दरवाजा खोलती है और बाहर झांक कर देखती है। आज जंगल में हुई घटना के बाद से प्रेरणा आश्रम को लेकर बहुत डरी हुई है। जब कुछ दिखाई नहीं देता तो प्रेरणा डरते डरते बाहर निकलती है। प्रेरणा आश्रम में चारों तरफ देखती है लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन पायल की आवाज अभी भी आ रही है। फिर अचानक से वो आवाज आश्रम के बाहर जाती हुई सुनाई देती है। प्रेरणा मन ही मन सोचती है, जरूर ये कोई अदृश्य शक्ति है जो दिखाई नहीं दे रही, लेकिन ये शायद अभी आश्रम के बाहर जाती हुई लग रही है। प्रेरणा दौड़कर बाहर जाने लगती है। तभी एक पल के लिए रुक जाती है और मन ही मन सोचती है, क्या इस वक्त मुझे बाहर जाना चाहिए? कहीं ये कोई साजिश तो नहीं? मुझे भवानी जी को बुला लेना चाहिए। लेकिन तभी अचानक वही पायल की आवाज उसे आश्रम के मुख्य द्वार से आने लगती है। प्रेरणा तुरंत आश्रम के बाहर भागती है, लेकिन वो आवाज और आगे बढ़ती जाती है। प्रेरणा ऐसे करीब आधे घंटे से उसका पीछा कर रही है और उसे अंदाजा नहीं होता। प्रेरणा को होश तब आता है जब वो जंगल के बीचों बीच पहुंच जाती है। तब प्रेरणा अपने आसपास देखती है तो घबरा जाती है और चिल्लाती है, हे भगवान, ये मैं कहां तक आ गई? मुझे यहाँ से निकलना होगा। वो चिल्लाती है, खतरा, खतरा, और वापस आश्रम की तरफ भागने लगती है। लेकिन जैसे ही वो कुछ कदम चलती है वो चौंक जाती है। उसके पैर थम जाते हैं क्योंकि वो पायल की आवाज अब बंद हो चुकी है। प्रेरणा अपने चारों ओर देखती है, कहीं कोई दिखाई नहीं देता। अब वो आवाज भी कहीं नहीं है। प्रेरणा कांपते हुए फिर भागने लग जाती है। तभी अचानक प्रेरणा के ठीक सामने आग लग जाती है। आग को देखकर प्रेरणा की दिल की धड़कन तेज चलने लगती है और वो समझ जाती है कि किसी ने उसे साजिश करके यहाँ बुलाया है। चारों ओर घना अंधेरा है। प्रेरणा अपनी शक्तियों से रोशनी करती है और फिर चारों ओर फिर से घूम कर देखती है। प्रेरणा अब घबराते हुए सतर्कता के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ती है। तभी अचानक तेज हवा चलने लग जाती है और प्रेरणा हवा से अपनी आंखें बंद कर लेती है। थोड़ी देर बाद हवा कम हो जाती है और जैसे ही प्रेरणा संभलती है तभी उसके सामने कमली आ जाती है। कमली जोर जोर से हंस रही है। प्रेरणा कमली को अपने सामने देखकर स्तब्ध रह जाती है।
जहाँ एक और प्रेरणा कमली को अपने सामने देखकर हैरान है, तो वहीं दूसरी ओर भवानी अपने कक्ष में सो रहा होता है। तभी अचानक भवानी की नींद टूट जाती है और वो उठकर बैठ जाता है। भवानी को कुछ अजीब सा एहसास होने लगता है। वो उठकर कक्ष से बाहर आता है। बाहर गुप्त अंधेरा रहता है। इस वक्त रात के 2 बजे हैं। तभी भवानी अपने पास रखी मशाल को जलाता है और आसपास देखने लगता है। भवानी को कुछ शक होता है। वो सीधे प्रेरणा के कक्ष की तरफ बढ़ता है। वो दौड़कर बाहर जाता है, लेकिन कहीं कोई दिखाई नहीं देता, ना ही कोई आहट सुनाई देती है। भवानी बहुत घबरा जाता है। वो तुरंत जाकर रुद्र को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उसे कुछ समझ आता है और वो मन ही मन कहता है, रुद्र पहले से ही बहुत थका हुआ है और कमली को लेकर परेशान भी। उसे इस वक्त जगाना नहीं चाहिए। भवानी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो प्रेरणा को कहाँ ढूंढे। तभी भवानी को एक तरकीब सूझती है। वो अपने कक्ष में चला जाता है और ध्यान लगाकर बैठ जाता है और आंखें बंद कर प्रेरणा को खोजने लगता है। तभी उसे आश्रम में कमली की छाया दिखाई पड़ती है और उसके सामने उसे प्रेरणा खड़ी हुई दिखाई देती है। प्रेरणा कमली को चिल्ला रही है। ये देखते ही भवानी चौंक जाता है और उसका ध्यान टूट जाता है। सबसे पहले भवानी कमली की बुरी शक्ति को आश्रम में ढूंढने की कोशिश करता है। भवानी खुद से कहता है, मैंने तो आश्रम को अभिमंत्रित कर दिया था, फिर यहाँ कोई बुरी शक्ति कैसे प्रवेश कर गई? जरूर उसकी कोई ऐसी चीज यहाँ है जिसके जरिए वो यहाँ तक आ जाती है। भवानी ये सोचते ही वो चीज आश्रम में खोजने लगता है। वो आश्रम की हर चीज को उलट पलट कर देखने लगता है। फिर वो प्रेरणा के कक्ष में जाता है, जहाँ वो उस दिव्य पात्र को फिर से देखता है जिसे उसने अपनी शक्ति से उसी समय बंद कर दिया था, जब उस काले साए ने प्रेरणा को घेर लिया था। भवानी को लगता है वो बुरी शक्ति ही प्रेरणा को फिर कहीं ले गई है, लेकिन उसे पात्र उसी जगह उसी हाल में मिलता है। अब भवानी सोच में पड़ जाता है कि एक बुरी शक्ति के पवित्र जगह प्रवेश करने के और कौन कौन से रास्ते हो सकते हैं। वो याद करने की कोशिश करता है। तभी अचानक उसे कुछ ऐसा याद आता है कि वो बुरी तरह चौंक जाता है। जहाँ एक ओर भवानी परेशान है, वहीं दूसरी ओर मोहिनी अभी भी पहाड़ियों के बीचों बीच उसी झोपड़ी में कैद है। मोहिनी अभी सोच में पड़ी है। अभी हाल ही में एक लड़के ने उसे धमकाया है और वो इसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही है। अगर वो पहले की तरह होती तो अब तक उस लड़के को राख के ढेर में बदल दिया होता। मोहिनी अब इस कैद में तड़फड़ा रही है। उसे कैसे भी करके अपनी शक्तियां वापस हासिल करनी है। मोहिनी अपने पुराने दिन के बारे में सोचने लगती है और कहती है, सब कुछ कितना ठीक चल रहा था कि अचानक जाने किसकी बुरी नजर लग गई और आज मैं यहाँ कैद हो गई। मोहिनी अब वर्तिका पर सारा दोष मढ़ने लग जाती है और कहती है, इस वर्तिका की बच्ची ने अगर इंद्र को समय पर पहुंचा दिया होता तो शायद आज मुझे अपने दुश्मन के बारे में पता लग चुका होता और फिर मेरे हाथों उसका सर्वनाश हो जाता। मोहिनी गुस्से में हाँफ रही है और कहती जा रही है, किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको अब मोहिनी के कहर को झेलना पड़ेगा। और मोहिनी बेचैन होकर इधर उधर भागने लगती है। मोहिनी उन शीशों में कोई सुराख ढूंढने लगती है जिससे कि वो इस माया जाल को तोड़कर बाहर निकल सके। मोहिनी हर संभव कोशिश करने लग जाती है। मोहिनी फिर से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मोहिनी अब थक कर जमीन पर बैठ जाती है और लंबी लंबी सांसें लेने लग जाती है। तभी एक आकाशवाणी होती है, मोहिनी, अब तेरा वक्त गया। अब तुझे तेरे पापों का पश्चाताप करना होगा और यहाँ तिल तिल कर मरना होगा। ये सुनकर मोहिनी बहुत तेज क्रोध में आ जाती है और कहती है, किसने मुझे ललकारा है? मोहिनी कभी नहीं मर सकती, वो अमर है। मोहिनी को कोई नहीं हरा सकता। मोहिनी वापस आएगी, मोहिनी जरूर आएगी। ये कहकर मोहिनी क्रोध में ध्यान लगाकर बैठ जाती है। अब मोहिनी को किसी भी तरह उसकी शक्तियां वापस चाहिए। अब मोहिनी अपनी शक्तियों को पाने के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन अभी वो कैद से बाहर भी नहीं निकल पा रही है।
मोहिनी बेचैन हो जाती है और परेशान होकर वो ध्यान लगाकर निर्वाणा भवन पहुंच जाती है। मोहिनी जैसे ही निर्वाणा भवन में देखती है, वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है। उसके बाल चारों तरफ लहराने लगते हैं, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और चेहरा सफेद पड़ जाता है। मोहिनी निर्वाणा भवन में जो देखती है, उसे देखकर मोहिनी की तेज चीख निकल जाती है। क्या मोहिनी इस मायाजाल से बाहर निकल पाएगी? जानने के लिए सुनिए मोहिनी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।